हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, यानी कि रीजनल कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्किप। तो कहा जा रहा है किसी भी आदमी के बारे में यदि बताना हो तो उसके लिए सबसे साधारण मेथड क्या है, सबसे कॉमन मेथड क्या है कि उसके लैंग्वेज के आधार पर बोल दिया जाए। कि यदि मान लीजिए भोजपुरी बोलता है तो बोल सकते हैं कि भोजपुरी आदमी है ना। यदि कोई वो मैथिली बोलता है फिर तमिल बोलता है तो बोल सकते हैं कि तमिल आदमी है। यानी कि किसी भी आदमी के बारे में यदि परिचय देना हो, उसके बारे में डिस्क्राइब करना हो तो सबसे साधारण काम क्या है, सबसे साधारण क्या है हमारे पास, सबसे कॉमन कि उसके लैंग्वेज के आधार पर उसका नाम रख दिया। जैसे किसी पर्सन को तमिल बोला जाता है, उड़िया बोला जाता है, तो यानी कोई पर्सन तमिल बोलता है, उड़िया बोलता है, यानी कि उड़ीसा में रहता है, तमिल बोलता है तो तमिलनाडु में रहता है। वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव टाइप क्लॉथ। तो कहा जा रहा है कि हर एक रीजन का अपना एक क्लॉथ है, हर एक रीजन यानी हर एक क्षेत्र का अपना एक कपड़ा है अलग टाइप का, अलग पोएट्री है, वहाँ का पोएम अलग है, वहाँ का डांस अलग है, म्यूजिक अलग है, पेंटिंग अलग है। सम टाइम वी टेक दिस आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो कहा जाता है कि कभी कभी जो है हम लोग जो है ऐसे आइडेंटिटी जो है पहचान है उसको हल्के में ले लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो काफ़ी पहले से मतलब कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इनफैक्ट आर स्टिल चेंजिंग। तो कहा जा रहा है कि जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर ने जो बाउंड्री है डिफरेंट एरिया के बीच में, ये काफ़ी टाइम में इवॉल्व हुआ है। मतलब कि काफ़ी मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले से बाउंड्री बनाया गया था कि यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु है, यहाँ से यहाँ तक केरला है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। इस तरीके से पहले से नहीं बनाया गया था, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है और आज भी हालांकि बदल रहा है बाउंड्री। ऑल्सो हार्ड टू अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर टुडे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। तो कहा जा रहा है कि जो हम लोग रीजनल कल्चर के बारे में समझते हैं, जो आज हम लोग रीजनल कल्चर के रूप में बोलते हैं, रीजनल कल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है तो मिक्सचर है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है तो अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मिक्सचरिंग, वहाँ का लोकल ट्रेडिशन और दूसरे एरिया के ट्रेडिशन का मिक्सचर है। मतलब कि एक कल्चर जो है हमेशा चेंज होते रहता है। एज वी विल सी सम ट्रेडिशन अपीयर्स स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, अदर सिम टू सिमिलर अक्रॉस रीजन। तो कहा जाए कि जैसा कि कुछ एक कल्चर यहाँ पे जो है किसी एक एरिया के लिए स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी एक एरिया के लिए खास होता है। वहीं कोई एक मतलब कि ऐसा ट्रेडिशन है या फिर ऐसा कल्चर जो दूसरे एरिया के लिए मतलब कि एरिया के बाय जो डिपेंड नहीं होता बल्कि सारे एरिया में होता है। एंड अदर्स डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिस इन अ पार्टिकुलर एरिया। कहा जा रहा है किसी किसी के एरिया में जो ओल्डर प्रैक्टिस है, ठीक है, वहाँ से वो कल्चर डिराइव किया जाता है, कुछ नया होता है कल्चर। तो पढ़ते हैं द चेर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो चेर राजाओं के क्षेत्र में मलयालम किस तरीके से डेवलप है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। तो कहा जा रहा है कि लैंग्वेज और रीजन के बीच में एग्जाम्पल का कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि द चेर किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो जो पेनिनसुला का साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ के महोदयपुर में एक चेर किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, चेर किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, जो आज केरला में है। इट इज लाइकली डेट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया। तो कहते मलयालम उसी एरिया में बोला जाता था। द रूलर इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। तो रूलर जो है वहाँ के शासक जो थे मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किए, उसके स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किए अपने इंस्क्रिप्शन में। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्डेड इन द सब कंटिनेंट। तो कहा जा रहा है कि इसके पहले रीजनल लैंग्वेज में कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। जैसे जितना भी इंस्क्रिप्शन मिलता था अधिकांशतः संस्कृत में मिलता था, और संस्कृत को रीजनल लैंग्वेज नहीं ऑल ओवर इंडिया बोला जाता था। तो कहा जा रहा है कि मलयालम में जो इंस्क्रिप्शन मिला है कि वो मतलब कि वो वन ऑफ द अर्लीस्ट है, मतलब अर्लीस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन अर्लीस्ट में से एक है जो रीजनल लैंग्वेज में मिला है किसी सब इंडिया के सब कंटिनेंट में। तो ये मलयालम में लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है। मलयालम संस्कृत के काफ़ी नज़दीक होता है, मतलब लगभग संस्कृत जैसा ही इसको बोला या लिखा जाता है। एट द सेम टाइम द चेर ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो कहा जा रहा है उसी समय जो चेर राजा थे वो संस्कृत ट्रेडिशन को भी मानते। दैट टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड और टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत टिपिक। जो टेम्पल थिएटर मतलब टेम्पल में जो ड्रामा वगैरह किया जाता था केरला में, ठीक है, जो इस एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है, जो इस एरिया में जो मतलब इसी पीरियड में माना जाता है, जो टेम्पल थिएटर है केरला में, माना जाता है कि चेर के शासनकाल में ही डेवलप हुआ था। वहाँ उसमें बहुत सारे संस्कृत एपिक को लिया गया है, संस्कृत के काव्य को लिया गया है। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। तो जो पहला मलयालम में यहाँ पे लिटरेरी वर्क देखने को मिलता है, कोई किताब देखने को मिलता है, वो 12th सेंचुरी का है और वो भी संस्कृत में है। लिट इंटरेस्टिंग एनफ ऑफ 14th सेंचुरी टेक्स्ट लीला तिलकम डीलिंग विथ ग्रामर एंड पोएटिक्स वाज कंपोज्ड इन मनी प्रवलम लिटरेरी डायमंड एंड कोरल्स रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। तो कहा जा रहा है कि जैसे कि 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट था, 14th सेंचुरी में एक बुक लिखा गया जिसका नाम था
लीला तिलकम, ठीक है, यानी लीला तिलकम जिसका मतलब जिसमें ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि दोनों लैंग्वेज थे, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज भी थे। नेक्स्ट यहाँ पे रूलर्स एंड रीजनल ट्रेडिशन, तो रूलर और वहाँ का रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है, वहाँ का धार्मिक ट्रेडिशन। अभी हम लोग पढ़े थे रूलर और मलयालम डेवलपमेंट, ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में। अब लोग पढ़ते हैं रूलर और वहाँ के रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। इन द अदर रीजन्स रीजनल कल्चर ग्रीव अराउंड द रिलीजियस ट्रेडिशन, तो कहा जा रहा है कि दूसरे रीजन में जो रीजनल कल्चर था वो रिलीजियस ट्रेडिशन के आधार पर डेवलप हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, तो कहा जा रहा है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं जगन्नाथ का डेवलपमेंट। जगन्नाथ यानी कि लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, भगवान विष्णु का एक नाम है जो उड़ीसा के आसपास डेवलप हुआ, पूरी उड़ीसा। टू डेट द लोकल ट्राइब पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ डिटी, कहा जा रहा है कि आज तक वहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं लकड़ी का इमेज बनाने हैं, देवता वहाँ के देवता का लकड़ी का इमेज बनाते हैं। वी सजेस्ट डिटी वाज ओरिजिनली ऑफ अ लोकल गॉड हु लेटर आइडेंटिफाइड विथ विष्णु, तो कहा जा रहा है कि इससे क्या पता चलता है कि जो विष्णु वहाँ के जो गॉड थे, जो डीटी थे, वहाँ के जो देवता थे, वहाँ के लोकल देवता थे, कहने का मतलब उस एरिया में सिर्फ पूजा किए जाते थे। बाद में उनको विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किया गया। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी या गंगा डायनेस्टी अनंत वर्मन डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल ऑफ पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, तो कहा जाए 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के एक राजा थे अनंत वर्मन, उनके द्वारा एक डिसाइड किया गया कि पुरी में उनका मंदिर बनाया जाए, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनाया जाए। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग भीम थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डीटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ डिप्टी ऑफ द गॉड, तो उसी के बाद 1230 ईस्वी में वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था अनंग भीम थर्ड, अपने आप को गॉड का डिप्यूटी बनाया, मतलब उप देवता बना लिया, ऐसा बोल सकते हैं। गॉड का जूनियर बनाया और बोला कि हम गॉड के जूनियर हैं, ठीक है। अपने किंगडम को डीटी के प्रति समर्पित कर दिया, बोला कि ये राज्य जो है भगवान का राज्य है। एज द टेम्पल गेंड इन इंपॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इट ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर आल्सो इंक्रीज, तो इसके कारण क्या हुआ कि टेम्पल जो है काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर था पिलग्रिमेज का, लोग वहाँ धार्मिक पर्पज से जाते थे। उसके साथ ही सोशल और पॉलिटिकल मैटर भी यहाँ पे इंक्रीज किया। ऑल दोज हु कनकट उड़ीसा सच एज मुगल्स मराठा एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, तो जो भी उड़ीसा को कंट्रोल किया, मुगल हो या मराठा हो या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, हर कोई इस टेम्पल को कंट्रोल करना चाहे। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेंस टू द लोकल पीपल, उन लोगों को लगता था कि यदि इस टेम्पल पे कंट्रोल हो जाएगा तो लोकल पीपल हम लोग को राजा के रूप में मान लेगा, क्योंकि ये लोग तो राजा था नहीं, है ना, मुगल जैसे दूसरे देश से आए थे तो लोग इसको राजा मानते ही नहीं थे, ठीक है, इसको लुटेरा टाइप मानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी टाइप का लुटेरा कंपनी था। नेक्स्ट द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राजपूत के बारे में। इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट राजस्थान वाज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश, तो 19th सेंचुरी में जो आज हम लोग ये पुरी का मंदिर यहाँ पे है, जगन्नाथ टेम्पल जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये पुरी का ये मंदिर है। तो जो 19th सेंचुरी में आज हम लोग का जो राजस्थान है उसी को लगभग उसी एरिया को अंग्रेज के द्वारा राजपूताना बोला जाता था। वाइल दिस मैनी मे सजेस्ट दिस वाज एरिया दैट वाज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय द राजपूत, तो इससे ये पता चलता है कि यही वो एरिया था जहाँ पे मेनली राजपूत ही रहते थे। दिस इज ओनली पार्टली ट्रू, ठीक है, हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, यहाँ पर राजपूत के अलावा दूसरे कास्ट के भी लोग रहते थे, लेकिन मेनली राजपूत रहते थे। देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप हु आइडेंटिफाई दे द राजपूत इन मैनी ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, कह रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया बहुत सारे ऐसे कास्ट है जो खुद के राजपूत के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसके बराबर का आइडेंटिफाई करते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान, और कह रहा है कि उसके अलावा राजपूत के अलावा भी मतलब कि बहुत सारे कास्ट के लोग जो है दूसरे तरह के लोग राजस्थान में रहते हैं। हाउएवर द राजपूत आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूटिंग द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान, लेकिन राजपूत को मेनली राजस्थान के कल्चर का माना जाता है। दिस कल्चर ट्रेडिशन वेर क्लोजली लिंक्ड विद आइडिया ऑफ एस्पिरेशन ऑफ रूलर्स, तो ये कल्चर ट्रेडिशन जो था रूलर्स के रूप में यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुआ। फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिली, तो कहा जा रहा है कि 8वीं शताब्दी से ही 8th सेंचुरी से जो आज का जो राजस्थान है उसको रूल किया जाता है, राजस्थान में मेनली राजपूत फैमिली के द्वारा रूल किया जाता था। पृथ्वीराज वाज वन सच रूलर, हम लोग चैप्टर 2 में पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़े थे, ऐसा ही एक रूलर था। दिस रूलर चेरिश द आइडियल ऑफ द हु फाउट वैलेंटली ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड रेदर देन फेस डिफीट, कहा जा रहा है कि ये जो है काफ़ी बहादुर हुआ करते थे और लड़ाई के मैदान में युद्ध क्षेत्र में अपने आप को मृत्यु के प्रति ज़्यादा मतलब कि मृत्यु के प्रति ज़्यादा नज़दीक पाते थे हारने की अपेक्षा, मतलब हारने से ज़्यादा पसंद करते थे कि मरना, ठीक है। स्टोरी ऑफ राजपूत हीरो जो रिकॉर्डेड पोएम सॉन्ग, तो राजपूत हीरो का जो स्टोरी है उनके वीरों का एक जो गाथा है पोएम और सॉन्ग के रूप में डेडिकेटेड किया गया है, विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेंड मिनिस्टर, ठीक है, जो काफ़ी जो म्यूजिशियन ट्रेंड म्यूजिशियन होते थे उन्हीं के द्वारा गाया जाता था। दिस प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वेर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल,
तो इससे क्या होता था कि हीरो का जो मेमोरी है, मतलब कि जो वीर है उनका मेमोरी को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता था और दूसरे लोगों को उससे इंस्पायर मिलता था ताकि वो सेना में जा सके, राज कर सके, लड़ाई लड़ सके। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज, यहाँ तक कि आम लोग भी जो राजपूत नहीं होते थे वो भी इस कहानी से अट्रैक्ट हो जाते थे। विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, लॉयलिटी, फ्रेंडशिप, लव, वेलोर, एंगर, इट इस कहा जा रहा है कि इस पर कई सारे ड्रामा भी यहाँ पे बनाया गया, मतलब ड्रामा के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया जाता था उनके बारे में, ठीक है, जिसमें दिखाया जाता है कि जो राजपूत होते हैं काफ़ी लॉयल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, काफ़ी फ्रेंडशिप रखते हैं सबसे, ठीक है, काफ़ी बहादुर होते हैं, एंगर वाले नहीं, गुस्से वाले भी होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं। डिड वीमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दिस स्टोरी, तो क्या ये सब स्टोरी में वीमेन का भी कोई जगह था? समटाइम द फिगर एज काउच फॉर कन्फ्लिक्ट एज मेन फॉट विथ वन एंड टू अर्लियर आइदर विन और प्रोटेक्ट वीमेन, तो कहा जा रहा है कि हाँ जगह था, लेकिन अधिकांशतः जगह किस फॉर्म में था? तो काउज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, मतलब लड़ाई के कारण के रूप में, ठीक है, क्योंकि दो में अधिकांशतः देखा है कि दो आदमी लड़ते रहता था, या तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको जीतने के लिए। वीमेन वेर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ, वीमेन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया है कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है लाइफ और डेथ दोनों जगह। देयर आर स्टोरी अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, और द इमुलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड, सती का मतलब क्या होता है कि जब किसी का मतलब कि हस्बैंड जब मर जाते थे तो उनके ऊपर उनको मतलब जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है, तो उसको सती बोलते थे। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल ऑफन हैड टू पे फॉर विद देयर लाइफ्स, है ना, तो जो लोग मतलब कि उस इनसे शादी करते, सैनिक से शादी करते थे, उनको अपना ज़िंदगी भी यहाँ पे पे करना पड़ता था उनके बदले। यहाँ पे एरिया पे यहाँ पे रीजन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, तो कौन कौन एरिया इस चैप्टर में डिस्कस किया है? तो सबसे पहले यहाँ पे केरला जो मलयालम वाला हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, चेर राजाओं वाला। उसके बाद उड़ीसा यहाँ पे जगन्नाथपुरी हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग डिस्कस किए राजस्थान का इलाका जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, राजस्थान का इलाका। आगे ये सब इलाका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आइए आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक, तो कह रहा है कि कथक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि कोई एक फ्रंटियर यानी कोई एक बाउंड्री के अंदर नहीं रहा, वो फ्रंटियर को लांघते हुए बाउंड्री को क्रॉस करते हुए हर एक एरिया में पहुंचा। इफ हीरोइक ट्रेडिशन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट फॉर्म द सेम इज ट्रू फॉर डांस, तो कहा जिस तरह से हीरोइक ट्रेडिशन डिफरेंट एरिया में पाया जाता है और उसका फॉर्म भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके में पाया जाता है, तो ये बात सत्य है डांस के लिए भी, ठीक है, डांस भी इसी तरीके से पाया जाता है। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म कथक, तो हम लोग कथक के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा ही एक डांस फॉर्म है कथक, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाउ एसोसिएटेड विद सेपरल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो आज के नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट रीजन खास करके उत्तर प्रदेश से इसको रिलेट किया जाता है। द टर्म कथक इज डिराइव फ्रॉम कथा, तो कथक का जो है कथक वर्ड जो है कथा से डिराइव किया गया है, वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर अ स्टोरी, कथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, कहानी। द कथक वे ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो कथक जो ओरिजिनली थे एक कास्ट थे, ठीक है, एक कास्ट जो कहानी सुनाया करते थे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में, तो मंदिर में कहानी सुनाने वाले एक अलग कास्ट ही था जिसको कथक कहा जाता था। हु एम्बेलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर एंड सॉन्ग, जो कभी कभी कहानी सुनाते सुनाते लोगों को एंटरटेन करने के लिए डिफरेंट तरह के गेस्चर यानी साइन एंड सिंबल का यूज करते थे, सॉन्ग का यूज करते थे। कथक बिगेन इवॉल्विंग इन अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन 15th एंड 16th सेंचुरी, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो उस समय कथक जो है डांस के फॉर्म में स्प्रेड होना चालू हुआ। द लीजेंड ऑफ राधा कृष्ण वेयर इनेक्टेड इन फोक प्ले कॉल्ड रासलीला, तो राधा कृष्ण के बारे में इसमें दिखाया जाता था, खास करके रासलीला जो वहाँ का लोकल कहानी उसमें फोक प्ले के रूप में, विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर ऑफ कथक स्टोरी टेलर, जिसमें रासलीला में जो है डांस भी मतलब कथक डांस और कहानी दोनों एक तरह से दिखाया जाता था। अंडर द मुगल इंपेयर एंड देयर नोवेल्स कथक वाज परफॉर्म इन द कोर्ट, तो मुगल इंपेयर के शासनकाल में या फिर उनके नोवेल्स के द्वारा, ठीक है, कथक को कोर्ट में परफॉर्म करना किया जाता था। वेयर इट एक्वायर्ड प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद डिस्टिंक्टिव स्टाइल, तो कथक आज जो फॉर्म देखते हो मुगल पीरियड में डेवलप हुआ है, ठीक है, और जो एक परफेक्ट डांस के स्टाइल के रूप में मुगल पीरियड में डेवलप हुआ है। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशन ऑफ घराना, वन इज कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड अदर इन लखनऊ, तो कहा जा रहा है कि कथक दो घराना के रूप में डेवलप है। दो घराना मतलब दो टाइप के कथक एक तरह से बोल सकते हैं, डिफरेंट राजाओं के यहाँ डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कथक को पेश करना पड़ता था। तो कोर्ट ऑफ राजस्थान का जो कथक था अलग हो गया, कोर्ट ऑफ लखनऊ में जो हो गया वो अलग हो गया। अंडर द पेट्रोन ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध इट ग्रीव इन द मेजर आर्ट फॉर्म, तो कहा जा रहा है वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब था अवध का, उसके शासनकाल में एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप हुआ। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज फर्मली इंटरेस्ट एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली दिस टू रीजन बट इन द एडजॉइनिंग एरिया प्रेजेंट, कहा जा रहा है कि जो थर्ड क्वार्टर था 19th सेंचुरी यानी कि 1875 के बाद, आफ्टर 1875 ऐसा बोल सकते हैं, 1875 के बाद ये यूपी में ही और नहीं रहा, यूपी और राजस्थान के अलावा दूसरे जगह भी गया, जैसे आज के जो पंजाब हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी, इस एरिया में भी गया, ठीक है।
यहाँ पे खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल, वहाँ पे इस तरीके से सिखाया गया है कि डांस क्लास का एक सीन यहाँ पे दिखाया गया है मंदिर में, एक तरह से इस तरह का। आगे पढ़ते हैं। तो कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर प्रैक्टिसेज वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन द 19th एंड 12th सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखा जाए तो कथक बाकी दूसरे, जिस तरह से इंडिया के जितने भी कल्चरल प्रैक्टिस को ब्रिटिश के द्वारा नीचा दिखाया जाता था, है ना, उसको लो क्वालिटी का माना जाता था ब्रिटिश के द्वारा, बाकी दूसरे कल्चर को इंडिया का, उसी तरीके से कथक को भी ब्रिटिश के द्वारा लो क्वालिटी का माना गया, उसके फेवर में वो लोग नहीं थे। हाउएवर इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म बाय कोर्ट एशियंस एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म इन डांस इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कहा जा रहा है कि हालांकि भी किसी तरीके से सर्वाइव हुआ, जो लोग इसको परफॉर्म करते थे वो लोग अपने जनरेशन टू जनरेशन इसको सेंड करते गए, है ना। और आज़ादी के बाद इसको 6 क्लासिकल डांस में एक शामिल किया गया। तो इंडिया में याद रखिएगा 6 क्लासिकल डांस है, जिसमें एक जो है कथक भी है, ठीक है। अब हम लोग क्लासिकल डांस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो किसी भी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल डिफाइन करना, ये डिफिनीशन ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहा जा रहा है डू बी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विथ रिलीजियस थीम। क्या कोई रिलीजियस थीम होने के कारण उसको क्लासिकल बोला गया है। और डू बी कंसिडर्ड क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग ईयर ऑफ ट्रेनिंग। या फिर क्लासिकल डिफाइन करने का आधार क्या है, इस पर बात किया जा रहा है। क्या रिलीजियस थीम के कारण इसको क्लासिकल बोला गया है, या फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल लगता है, काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है, काफ़ी लंबा ट्रेनिंग लगता है, इसके कारण इसको क्लासिकल बोला गया है। या फिर रूलर के द्वारा, मतलब रूलर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ता था, इसके कारण इसको क्लासिकल किया गया है, ठीक है। दीज आर क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट, है ना, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि क्लासिकल बोला क्यों गया है इसको। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट एनी डांस फॉर्म्स दैट आर क्लासिफाइड एज फोक आल्सो शेयर सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म। So while the use the term classical may suggest these norms are superior, this need to be always literally true। तो कहा जा रहा है कि क्लासिकल का मतलब यहाँ पे एक्चुअली होता है कि ये जो डांस फॉर्म है या फिर जो कोई भी आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो आर्ट फॉर्म है ये सुपीरियर है, बाकी दूसरे से सुपीरियर है। और दिस नोट टू बी ऑलवेज लिटरली ट्रू, और इसको हमेशा सत्य माना जाना चाहिए। मतलब कि इस डांस फॉर्म में जो भी दिखाया गया उसको सत्य माना चाहिए, बाकी दूसरे डांस फॉर्म से सुपीरियर है। कहने का मतलब क्लासिकल यदि किसी में लगता है तो उसका मतलब ये होता है। यहाँ पे 6 क्लासिकल का नाम लिखा गया है। जो कथक के अलावा कौन कौन है, तो भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली केरला का, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। तो 6 क्लासिकल डांस है इंडिया में 6 क्लासिकल डांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है पेंटिंग फॉर पैट्रन द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। तो पैट्रन्स के द्वारा, यानी कि जो राजा थे उनके द्वारा पेंटिंग को संरक्षण दिया गया, ठीक है। तो मिनिएचर का यहाँ पे ट्रेडिशन बढ़ा। मिनिएचर यानी छोटे पेंटिंग को मिनिएचर बोलते हैं। पहले पेंटिंग काफ़ी बड़ा बनाया था, दीवार के साइज का बनाया जाता था, फिर बाद में एक पोस्टर का साइज का बनाया जाने लगा, तो मिनिएचर पेंटिंग उसको बोलते हैं। मिनिएचर यानी मिनी, छोटा, ठीक है। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन द डिफरेंट वे वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो दूसरा जो ट्रेडिशन डेवलप हुआ इंडिया में वो था मिनिएचर पेंटिंग का। मिनिएचर एज द वेरी नेम सजेस्ट, तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो नाम सजेस्ट करता है, स्मॉल साइज पेंटिंग, जो स्मॉल साइज पेंटिंग होते हैं अर्लियर डन इन वाटर कलर और क्लॉथ और पेपर, जो अधिकांशतः वाटर कलर की मदद से क्लॉथ और पेपर पे किए जाते थे। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन द पाम लीव्स और वुड। तो पहले जो मिनिएचर पेंटिंग होता था पाल्म लीव्स पे या फिर लकड़ी पे किया जाता था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, इसमें से अधिकांशतः वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। वर यू टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, जिस पर जैन टेक्स्ट लिखा गया, मतलब जैन धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट लिखा गया। द मुगल इंपीरियर अकबर जहांगीर एंड शाहजहां पेट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री। तो मुगल इंपीरियर अकबर जहांगीर शाहजहां के द्वारा काफ़ी पेंटर को पेट्रोनाइज किया गया, पेंटिंग को काफ़ी उसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता था, जिसमें हिस्टोरिकल अकाउंट या फिर पोएट्री लिखा जाता था ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने में। दीज वेर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर पोर्ट्रेट कोट सीन ऑफ बैटल और हंटिंग। तो कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी ब्रिलियंट कलर, काफ़ी चमकीला कलर यूज़ किया जाता था। बैटल का सीन दिखाया जाता था, हंटिंग का सीन दिखाया जाता था, ठीक है। दे वेर ऑफन एक्सचेंजर गिफ्ट एंड वेर व्यूड ओनली बाय इन एक्सक्लूसिव फ्यू द इंपेरर एंड हिज क्लोज एसोसिएट। तो कहा जा रहा है कि जो पेंटिंग बनाता था उसको काफ़ी महंगा गिफ्ट दिया जाता था, और या फिर गिफ्ट के रूप में उसको एक्सचेंज भी किया जाता है। जैसे एक राजा जब दूसरे राजा से मिलता था, पेंटिंग आज भी देखते हैं कि जब कोई बड़े बड़े लीडर लोग मिलते हैं तो उनको पेंटिंग दिया जाता है या फिर गिफ्ट के तौर पे इस तरीके का दिया जाता है ना। तो उसी तरह से बोल सकते हैं इसको गिफ्ट के तौर पे भी एक्सचेंज किया जाता था। और इसको तब मतलब कि कुछ ही लोग देखते थे, इसको सारे लोग नहीं देखते थे, क्योंकि इम्पेरर के पास से रहता था। तो इम्पेरर के जो क्लोज लोग थे वही लोग इसको देखते थे, राजा के लोग जो इसको देखते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल इम्पेरर मैनी पेंटर्स मूव आउट ऑफ द कोड ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट। तो कहा जा रहा है कि मुगल इंपेयर के डिक्लाइन होते के साथ ही बहुत सारे पेंटर जो है कोर्ट से बाहर हो गए। मतलब कहने कि अब कोई राजा रहा नहीं, तो राजा नहीं रहा तो पेंटर को पैसा कोई देने वाला रहा नहीं, पेंटिंग करवाने वाला कोई रहा नहीं, तो पेंटिंग ट्रेडिशन यहाँ पे थोड़ा सा कम होने लगा। एज ए रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस्ड रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो जहाँ अब राजा बच गए थे, जैसे मुगल के खत्म होने के बाद भी डेक्कन में राजा रहे थे, राजस्थान में भी बहुत सारे राजा थे, ठीक है। राजस्थान तो कभी अंग्रेज के अंदर आया ही नहीं, वो हमेशा अंग्रेज के बाहर ही रहा, ठीक है।
एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो कहा जाए धीरे धीरे पेंटिंग का उस राजा के हिसाब से मॉडिफिकेशन होने लगा। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर एंड कोर्ट सीन केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल बिसाइड थीम्स फ्रॉम मिथोलॉजी एंड पोएट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर। सच कहा जा रहा है कि वहाँ का जो लोकल थीम था, वहाँ का लोकल जो माइथोलॉजी पोएट्री वगैरह था, उसके आधार पर भी आजकल पेंटिंग बनने लगा। जैसे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ है ना, ये सब जगहों के आधार पर पेंटिंग बनने लगा, वहाँ के लोकल ट्रेडिशन के आधार पर। Another region that attracted miniature painting was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। का मिनिएचर पेंटिंग और कहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली। ठीक है, ये कोटा का एक मिनिएचर पेंटिंग है। इसमें दिखाया गया है कि जो महाराणा राम सिंह हैं उनके द्वारा होली खेला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अबीर गुलाल ऐसे उड़ाया जा रहा है, रंग वगैरह। तो ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग है। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन है डेवलप्ड ए बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड भसोली। तो याद रखिए कि भसोली जो है या बसोहली जो है कहाँ का पेंटिंग स्टाइल है, तब हिमाचल प्रदेश का पेंटिंग स्टाइल है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वाज भानुदत्ता रासमंजारी, है ना। तो भानुदत्त का रासमंजारी यहाँ का फेमस पेंटिंग है इस एरिया का। नादिर शाह इन्वेजन एंड द कन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्लेन। तो कहा जाए कि नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था, नादिर शाह अफगानिस्तान से आया था, 1739 में इन्वेजन हुआ था, इंडिया पे आक्रमण किया था। तो उसके कारण से क्या हो, मुगल आर्टिस्ट जो है दूसरे एरिया में चले गए, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी अनसर्टेनिटी हो गया था कि कौन कब राजा बन जाए, कोई पता नहीं था। अब आने वाला राजा जो है मतलब कि पेंटिंग को बढ़ावा देगा या नहीं, ये भी पता नहीं था। यहाँ पे दिखाया गया पहाड़ी पेंटिंग कांगड़ा में, कांगड़ा जो है जगह का नाम है, वहाँ के पहाड़ी पेंटिंग में राधा और कृष्ण को इस तरीके से दिखाया है। काफ़ी सुंदर पेंटिंग देखने में भी लग रहा है। पहाड़ का सीन भी यहाँ पे दिखाया गया। हियर दे फाउंड रेडी पैटर्न्स विच लेड टू फाउंडिंग द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो कहा जा रहा है कि दूसरे एरिया में जब डेवलप हुए, मुगल से जब मतलब अनसर्टेनिटी को देखते हुए मुगल कोर्ट से जब लोग वहाँ से निकल गए, वहाँ से कुछ पेंटर है ना, तो दूसरे राजा उनको वेलकम करने के लिए तैयार थे। तो वहीं पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। बाय द मिड 17th सेंचुरी द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रेथेड अ न्यू स्पीड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो 18th सेंचुरी के मिडिल आते आते कि एक नया स्टाइल ही डेवलप हुआ जिसको कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोला गया। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णवाइट ट्रेडिशन। तो इसका जो कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उसका सोर्स जो था वैष्णवाइट ट्रेडिशन था, वैष्णव था। ठीक है, भगवान विष्णु से रिलेटेड था। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लू एंड ग्रीन्स ए लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थिंग्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट कलर का यूज किया जाता था, खास करके ब्लू का, ग्रीन का ज़्यादातर यूज किया जाता है, जैसा कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके कारण से थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट होने लगा। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वीमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लॉथ। तो कहा जो ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन थे, मतलब जो एक्सपर्ट पेंटर नहीं थे, वो भी पेंटिंग यहाँ पे करते थे, लेकिन वो पॉट पे करते थे। पॉट यानी घड़ा पे करते थे, दीवार पे करते थे, फ्लोर पे करते थे, कपड़ा पे करते थे। वर्क ऑफ आर्ट डेट ओकेजनली सर्वाइव्ड अनलाइक द मिनिएचर दे वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन प्लेस ऑफ सेंचुरी। तो कहा जा रहा है कि जो केयरफुली प्ले रखा गया था वही आज सर्वाइव कर गया, नहीं तो बाकी सारा पेंटिंग लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर लुक बंगाल। तो बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बंगाल के सारे ट्रेडिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एज वी सॉ द आउटसाइड वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। तो क्या जैसे कि शुरू में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी आदमी जो है या फिर कोई भी एरिया जो वहाँ के लैंग्वेज के आधार पर सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ऐसो भी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाली से ऑलवेज बंगाली। तो कहा इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं हालांकि हमेशा बंगाली ही बोलते हैं। However, what is interesting that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text suggested people of Bengal didn't speak Sanskritic language. How then did new language emerge? तो कहा जा रहा है कि जैसे कि हम लोग आज देखते हैं कि बंगाली एक लैंग्वेज है ना, आज जो है बंगाली को एक लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है जो संस्कृत से डिराइव किया गया है। लेकिन अर्ली संस्कृत टेक्स्ट में जो फर्स्ट मिलेनियम मतलब 500 BC के आसपास के हैं, ठीक है, 500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट के आसपास, उसमें दिखाया गया है कि पीपल ऑफ बंगाल डिडंट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज। पीपल जो बंगाल के पीपल है संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज नहीं बोलते थे। फ्रॉम द 4th-3rd सेंचुरी BC कमर्शियल टाइज बिगन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध साउथ बिहार बीच में हैव लेड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। कहा जा रहा है कि यहाँ 500 BC का जो किताब है उसमें बताया गया है कि बंगाल के लोग जो हैं संस्कृत नहीं बोलते थे। संस्कृत या फिर संस्कृत के टेक्स्ट जो है मतलब कि सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते थे, कहने मतलब संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज। लेकिन फ्रॉम द 4th-3rd सेंचुरी BC जो 4th-3rd शताब्दी था, ठीक है, यानी कि 500 शताब्दी के पहले, तो उसमें दिखाया गया है कि इसका टाई बंगाल का टाई मगध से था, मगध से इसका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता था। ठीक है, which may have led to growing influence of Sanskrit. During the 4th century, the Gupta ruler established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. तो 4th century के आसपास 4th शताब्दी में गुप्ता रूलर्स के द्वारा पॉलिटिकल कंट्रोल गेन किया गया बंगाल के नॉर्थ वाले रीजन में और ब्राह्मण को यहाँ पे सेटल करवाया गया। 10 लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। इस कारण से क्या हुआ कि जो संस्कृत का वहाँ पे प्रभाव था काफ़ी ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग अधिकांश संस्कृत यूज करते थे।
तो जो गंगा वैली का जो लैंग्वेज था, कल्चर था, वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होने लगा। इन द 7th century द चाइनीज ट्रेवलर युआन चांग ऑब्जर्व द लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन ऑल ओवर बंगाल। तो चाइनीज ट्रेवलर जब युआन चांग आया था इंडिया में, तो उसके द्वारा कहा गया कि पूरे बंगाल में संस्कृत से रिलेटेड लैंग्वेज बोला जाता था, ठीक है। फ्रॉम द 8th century बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पाल। तो 8वीं शताब्दी से बंगाल में रीजनल किंगडम हो गया, मतलब वहाँ का लोकल किंगडम आने लगे पाल के नेतृत्व में। बिटवीन द 14th and 16th century बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स इन दिल्ली। तो बस 15वीं 16वीं शताब्दी, सॉरी 14 से 16 सेंचुरी तक सुल्तान के द्वारा बंगाल को रूल किया गया, जो दिल्ली से इंडिपेंडेंट था, उसका मुगल से कोई लेना देना नहीं था। इन 1586 में अकबर कनकट बंगाल, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा। तो कहा जा रहा है कि जब 1586 में अकबर जो है बंगाल को कनकर किया, ठीक है, तो बंगाल एक सूबा बनाया, एक अपना स्टेट बनाया। पहले पर्शियन वाज द लैंग्वेज अपने स्टेशन, बंगाली डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज लैंग्वेज। तो उस समय जहाँ भी मुगल का जहाँ पे राज होता था, वहाँ पे फारसी जो है कोर्ट का लैंग्वेज होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज फारसी होता था, पर्शियन होता था, लेकिन बंगाली वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुआ, ठीक है। In fact, by the 16th century, Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region, now known as West Bengal, ठीक है। तो जो आज का वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे एक बंगाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, मतलब जो संस्कृत से निकला हुआ एक लैंग्वेज है। दस ऑल्दो बंगाली ड्राइव फ्रॉम संस्कृत, इट पास थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। तो यानी बोल सकते हैं कि बंगाली जो संस्कृत से निकला है, लेकिन ये डिफरेंट स्टेज से पास किया, डिफरेंट स्टेज से इवोल्यूशन हुआ इसका, हुआ संस्कृत से टूटते टूटते बना है। एज अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड डिराइव फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज। यहाँ पे बंगाली में कहा जा रहा है कि बहुत सारे नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज है, मतलब कि जो संस्कृत का वर्ड नहीं वो भी बंगाली में है। जैसे पर्शियन का भी वर्ड का इन्फ्लुएंस है, यूरोपियन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जो पहले के बंगाली लिटरेचर को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। जो एक संस्कृत से रिलेटेड है और दूसरा संस्कृत से रिलेटेड नहीं है। द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत इपिक। तो पहले वाले में क्या है कि संस्कृत इपिक का, संस्कृत का जो महाकाव्य है उसको ट्रांसलेशन करना, जैसे द मंगल काव्य, ठीक है, एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफिक ऑफ चैतन्य देव, लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। तो जैसे चैतन्य देव के बायोग्राफी को ट्रांसलेट करना, मंगल काव्य को ट्रांसलेट करना बंगाली में। द सेकंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग ऑफ मायानमती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेयरली टेल्स स्टोरी। तो कहा दूसरे में क्या है, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो डेवलप हुआ था, उसमें वहाँ के स्टोरी को डेवलप करना है ना। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे मान्यामती, गोपीचंद्र, धर्मा ठाकुर, जो 3 नाम अभी आया था उसके बारे में। द नाथ्स वेयर एसेटिक्स हु एंगेज इन वेराइटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो नाथ लोग जो थे, है ना, डिफरेंट तरह की योगी प्रैक्टिसेस करते थे। कल हम लोग नाथपंथी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नाथपंथी के बारे में। दिस पार्टिकुलर सॉन्ग विच वर ऑफन इनेक्टेड ड्यूरिंग मायानमती अ क्वीन इनकरेज हर सन गोपीचंद अडॉप्ट द पेथ ऑफ एसेटिज्म इन द फेस ऑफ वेराइटी ऑब्स्टेकल्स। तो कहा जा रहा है कि इसमें दिखाया गया, इस सॉन्ग में दिखाया गया कि मायानमती एक रानी है जो अपने बेटा को जो है गोपीचंद्र को, ठीक है, एसेटिज्म की पाथ जो है अडॉप्ट करने के लिए बोलती है, टू फेस द वेराइटी ऑफ ऑब्स्टेकल, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई है, उस पाथ को अडॉप्ट करने के लिए बोलती है। धर्म ठाकुर इज पॉपुलरी रीजनल डेटी। धर्मा ठाकुर वहाँ के पॉपुलरी लोकल देवता वहाँ के हैं। ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और पीस ऑफ वुड, जो एक लकड़ी के टुकड़े या फिर स्टोन के फॉर्म में पूजे जाते हैं। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट। तो कहा है जो पहले कैटेगरी के जो टेक्स्ट हैं, जो ट्रांसलेशन था मेनली संस्कृत के इपिक का, है ना, उसको डेट करना, मानी कि उसका तारीख निकालना कब का है, वो काफ़ी ईजी है। वहीं एज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग दैट दे वर कंपोज्ड बिटवीन द लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी। दोज बिलोंगिंग टू सेकंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली। तो जो सेकंड कैटेगरी वाले जो हैं ओरली सर्कुलेट किए गए हैं एक जगह से दूसरे जगह, और उनका डेट निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं कब के हैं। दे वेर पार्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में ज़्यादा पॉपुलर थे, जो आज बांग्लादेश बन गया, ठीक है। फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स पर लिटरेरी। तो इस एरिया में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा नहीं था। आगे पढ़ते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स के बारे में, ठीक है। पीर क्या होते थे, टेम्पल क्या है, टेम्पल क्या होता है हम लोग हर सभी जानते हैं। फ्रॉम द 16th century पीपल बिगन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्श एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। तो कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न बंगाल का इलाका है वो कम फर्टाइल है, ठीक है। वहाँ से लोग माइग्रेट होने लगे साउथ ईस्टर्न बंगाल में, जो सुंदरबन का इलाका है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उधर उस एरिया में माइग्रेट करने। एज दे मूव्ड ईस्टवर्ड दे क्लियर फॉरेस्ट एंड ब्रॉट द लैंड अंडर द कल्टिवेटेशन। तो उधर पहले जंगल था क्लियरली, तो जंगल को साफ करके राइस कल्टिवेशन के लिए उस एरिया को साफ किया। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर ओपन ट्राइबल मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट। तो वहाँ पहले कौन लोग रहते थे, जो फिशर लोग रहते थे, मछुआरे लोग रहते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाले लोग रहते थे जो ट्राइबल कैटेगरी के थे। नए कम्युनिटी जो इधर से गया था माइग्रेट होकर, उसके साथ मिलजुल कर रहने लगे, उसके साथ हिल मिल गए। दिस कोइंसाइडेड विद एस्टेब्लिशमेंट मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद देयर कैपिटल इन हार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया डेल्टा ढाका। तो इसके कारण से क्या हुआ कि मुगल जो है अपना राजधानी जो है बंगाल का ढाका में एस्टेब्लिश किया।
ऑफिशियल एंड फंक्शनली रिसीव लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क दैट सर्व एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरिया। तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, इसीलिए ढाका जो है कम्प्लीटली बांग्लादेश मुस्लिम स्टेट बन गया है ना। द अर्ली सेटलर्स साउट सम ऑर्डर एंड एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ न्यू सेटलमेंट। जो अर्ली सेटलर थे, तो जो पहले से वहाँ पे रहते थे मछुआरे लोग जो वहाँ रहते थे, है ना, जो नए लोग थे उनको हेल्प करते थे किसी जब कोई संकट आता था तो, है ना, क्योंकि वो लोग यहाँ पे नए गए थे। These were provided a community leaders who also functioned as teachers and educators were sometimes ascribed with supernatural power। तो ये जो है कम्युनिटी लीडर के रूप में जाने जाते थे, जो हेल्प करते थे, ऐसा माने थे उनके पास सुपर नेचुरल पावर है। पीपल रेफर टू देम एज अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर। तो ऐसे लोगों को वो लोग पीपल जो है पीर बोलने लगे, ठीक है, पीर बोलने लगे ऐसे लोगों को जो दूसरे को मदद करते हैं। दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट्स और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज। इसमें कौन लोग होते थे, खास करके जो साधु होते थे या फिर सूफी लोग जो होते थे, दूसरे रिलीजियस पर्सनालिटी होते थे। डेरिंग कॉलोनाइजर जो राजा से भी लड़ जाते थे, राजा को भी डेरिंग करते थे। एंड डिफाइड सोल्जर्स, वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डिटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट। तो जिसमें बहुत सारे हिंदू और बुद्ध के डिटीज थे और यहाँ तक कि एनिमिस्टिक स्पिरिट थे। एनिमिस्टिक क्या होता है, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फेनोमेना। तो क्या करें कि लिविंग सोल, तो मतलब कि प्लांट को एक लिविंग सोल के रूप में मानना या फिर किसी चीज़ का पूजा करना, उसको एनिमिस्टिक स्पिरिटिज बोलते हैं। द कल्ट्स ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। तो जो पीर का पूजा होने लगा बंगाल में हर जगह पाया जा सकता है ना, उस समय पॉपुलर हुआ। बंगाल ऑल्सो विटनेस्ड अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम लेट 15th सेंचुरी। तो बंगाल जो है लेट 15th सेंचुरी के बाद टेम्पल बिल्डिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ। वेर कल्मिनेटेड इन 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी से चला। वी हैव सीन चैप्टर 2 and 5 द टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर वेर ऑफन बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वेर बिकमिंग पावरफुल। तो टेम्पल उसके द्वारा बनाया जाता था, एक आदमी के द्वारा, फिर ग्रुप ऑफ आदमी के द्वारा, जो काफ़ी पावरफुल बनते जा रहे थे अपने पावर को दिखाने के लिए, ठीक है। मैनी ऑफ मोडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल इन बंगाल वेर बिल्ट विद सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप। तो कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जो लो सोशल ग्रुप से मिल करके बनाए गए हैं, उनको मिला करके बनाए। सच एज कोलू जो ऑयल प्रेशर थे, कंसारी जो बेल मेटल बनाते थे, है ना। द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ा। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप हेल्ड दीज एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव। तो कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक लोग वहाँ पे जब आए, यूरोपियन लोग जब वहाँ पे आए, तो इस एरिया में उन लोगों का जो ये वर्कर थे, कोलू थे, कंसारी थे, इन लोगों का सोशल मतलब कि स्टेटस थोड़ा बढ़ा, इनके पास इनकम बढ़ा, जिसके कारण से बाद में मंदिर बना है ना। इस तरीके देख सकते कृष्णा विद गोपी, टेराकोटा का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। श्याम राया टेम्पल बिष्णुपुर, बिष्णुपुर जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ का श्याम राया मंदिर का यहाँ पे इस तरीके दिखाया गया है, भगवान कृष्ण का मूर्ति है। तो टेम्पल बना करके वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहते थे। जो लोग पहले गरीब थे, यूरोपियन कंपनी के आने से अमीर बन गए वो लोग। नेक्स्ट आगे है कि व्हेन लोकल डिटीज वंस वर्शिप्ड इन टच्ड हट्स इन विलेजेस गेन द रिकॉग्निशन ऑफ ब्राह्मण्स देयर इमेजेस बिगन टू बी हाउस्ड इन टेम्पल्स। तो जो लोकल डिटी थे वहाँ के, जब पूजा किए जाने लगे लोकल ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है, तो उनका मंदिर मूर्ति बना करके घर में रखने लगा। द टेम्पल बिगन टू कॉपी द डबल रूफ। तो टेम्पल जो है डबल रूफ होने लगा, से 4 रूफ भी होने लगा, ठीक है। दिस लेड टू इवोल्यूशन टिपिकल बंगाली स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। इस कारण से जो है एक बांग्ला डोम डेवलप हुआ है ना। चैप्टर 5 में हम लोग बांग्ला डोम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इन द कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ स्ट्रक्चर, 4 ट्रेंगुलर रूफ प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स मूव टू कवरेज अ कर्व पॉइंट। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरीके के कि 4 पहले दीवार बना करके चारों तरफ से ट्रायंगल बना करके एक पॉइंट पे जोड़ा, शिखर टाइप का बनाया जाने लगा। टेम्पल यूजुअली बिल्ट स्क्वायर प्लेटफॉर्म। टेम्पल जो था स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन। अंदर का जो है नॉर्मली प्लेन होता था, बट द आउटर वाज मेनली टेम्पल डेकोरेटेड विद पेंटिंग। लेकिन बाहर का जो दीवार था उस पर पेंटिंग बनाया जाता था। ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट इन सम टेम्पल पार्टिकुलरली विष्णुपुर इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सच डेकोरेशन इज द हाई डिग्री ऑफ एक्सलेंस। तो कि वेस्ट बंगाल के किसी डिस्ट्रिक्ट में जो ये जो नक्काशी का काम है, डेकोरेशन का काम है, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। नेक्स्ट है फिश एज फूड। तो बंगाल में भोजन के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, मछली का। तो ट्रेडिशनली फूड हैबिट आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स। तो कहा जाए जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है किसी भी एरिया का, वहाँ के जो लोकल आइटम है उसके पे डिपेंड करता है। बंगाली द रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेज प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। तो बंगाल एक रिवराइन प्लेन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राइस और फिश वहाँ पे मतलब कि होता है। अंडरस्टैंडली दीज 2 आइटम्स प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगाली। तो इसके कारण से वहाँ के जो गरीब बंगाली थे उनके भी फूड मेन्यू में ये दोनों चीज़ रहा। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंस टू फिश। तो फिशिंग जो है वहाँ का इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है और बंगाल का जो लिटरेचर उसमें अधिकांशतः जगह फिश के बारे में वर्णन किया गया है। व्हाट इज मोर टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल एंड विहार्स डिपिक्ट सीन ऑफ फिशिंग। तो कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि मंदिर में या फिर बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे फिशिंग का सीन को दिखाया गया है,
ठीक है, कि मार्केट में बास्केट में करके ले जाया जाता है। ब्राह्मण से नॉट अलाउड टू फीड नॉन वेजिटेरियन फूड बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन लोकल डेट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी रिलैक्स दिस प्रोविजन फॉर बंगाल ब्राह्मण। तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का अलाउ नहीं था, लेकिन फिश इतना पॉपुलर हुआ कि ब्राह्मण टेक्स्ट में, ठीक है, जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी थे, जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के जो लीडर थे, बंगाली ब्राह्मण को मछली खाने का अलाउ कर दिए। ठीक है, तो आज भी बंगाल में जो ब्राह्मण होते हैं वो मछली खाते हैं। फिर बंगाल के सटे जो बिहार झारखंड का इलाका है वहाँ के भी ब्राह्मण लोग मछली खाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन सिर्फ मछली खाते हैं। द बृहधर्म पुराण 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल परमिटेड द लोकल ब्राह्मण टू ईट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश, है ना। तो एक पुराण में भी ये बताया गया है कि वहाँ के लोकल ब्राह्मण जो बंगाली ब्राह्मण हैं वो फिश के कुछ वेराइटी को खा सकते हैं। ठीक है, एल्स बिहेयर में आज हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ना है। तो इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप, तो यूरोप में नेशन स्टेट का इमर्जेंस किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। टिल द 18th सेंचुरी पीपल इन यूरोप सॉ देमसेल्फ एज सब्जेक्ट ऑफ एन एम्पायर सच एज ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और मेंबर ऑफ अ चर्च सच एज ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। कहा जा रहा है कि 18th सेंचुरी तक लोग जो वहाँ के थे अपने आप को किसी एम्पायर का हिस्सा मानते थे, जैसे ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर हो गया, फिर अपने चर्च का हिस्सा मानते थे। बट फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी पीपल आल्सो बिगन टू डिफाइन देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट स्पोक अ कॉमन लैंग्वेज। तो कहा जा रहा है कि लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद में, मतलब लेट 18th सेंचुरी में, लोग जो अपने आप को अपने एक कम्युनिटी के रूप में अपने आप को मानने लगे। जैसे जो लैंग्वेज जो बोलते थे उस आधार पे फ्रेंच या फिर जर्मन, तो एक तरह से जर्मन कम्युनिटी बन गया, फ्रेंच कम्युनिटी बन गया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी इन रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक बिगन टू रिटन इन रोमानियन राइटर देन इन ग्रीक। कहा जा रहा है कि जैसे रोमानिया एक जगह, अभी भी रोमानिया नाम का एक देश है, तो रोमानिया में जो टेक्स्ट बुक छपने लगा, किताब जो छपने लगा, रोमानिया लैंग्वेज में छपा, ना कि ग्रीक लैंग्वेज में। पहले ग्रीक लैंग्वेज यूज होता था। उसी तरह से हंगरी में हंगरियन लैंग्वेज यूज होने लगा लैटिन के जगह पर। दीज एंड अदर सिमिलर डेवलपमेंट क्रिएटेड द कॉन्सिक्वेंस अमंग द पीपल दैट ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज सेपरेट नेशन। तो इससे उन लोगों में एक दिमाग में विचार आया कि जितना भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है जो दूसरे लैंग्वेज को बोलते हैं वो दूसरे देश के लोग हैं, ठीक है, सेपरेट नेशन है। दिस फीलिंग वाज स्ट्रेंथेंड बाय द मूवमेंट ऑफ इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन। ये फीलिंग जो है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ इटली और जर्मनी के एकीकरण से। हम लोग आगे क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे इन द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, तीसरे यूरोप में देखिएगा जितना देश है वहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोला जाता है। तो वहाँ देश जो हमारे यहाँ जो स्टेट है लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया, वहाँ पे देश ही लैंग्वेज के आधार पे बनाया गया है। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि मैच द फॉलोइंग यहाँ पे बना करके रखना है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, उसको बना करके रखना है। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, तो आपके लिए सिर्फ होमवर्क है कि मैच द फॉलोइंग यहाँ पे बना करके रखिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।